नमस्कार, कलाम एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम जो है मनोविज्ञान की क्लास देख रहे हैं और मनोविज्ञान की आगे भी क्लास होती रही है और आज जो है नेक्स्ट क्लास है। तो आज हम इसमें अभिप्रेरणा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा के स्रोत से पहले हमने अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ा है, अभिप्रेरणा के विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। क्या होती है अभिप्रेरणा की विशेषताएं? देखिए, अभिप्रेरणा जो होती है वो एक तो क्रियात्मक होती है, ठीक है, एक भावनात्मक पक्ष से लेते हैं इसका अर्थ। और इसमें व्यक्ति जो है चयनात्मक क्रियाएं करता है, जो अपनी जो क्रियाएं होती है वो एक फिक्स क्रिया होती है, निरंतरता होती है इसके अंदर। और इसमें जो है आपके ऐसे कह सकते हैं आप कि इसके अंदर जो है लक्ष्य से निर्धारित होती है। लक्ष्य के बिना इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लक्ष्य के बिना इसका अर्थ नहीं है। तो लक्ष्य से है। तो अब ये देखिए कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो अभिप्रेरणा के स्रोत के अंदर सबसे पहला तो लक्ष्य होना जरूरी है। तो लक्ष्य के लिए क्या है? आवश्यकता। तो सबसे पहले तो आवश्यकता होगी तभी अभिप्रेरणा होगी। जब किसी चीज़ की आपको आवश्यकता ही नहीं है, अगर मान लीजिए आपको जॉब चाहिए नहीं, ठीक है, आपके पास कमी नहीं है तो आपको जॉब चाहिए नहीं, तो आपके अंदर अभिप्रेरणा जॉब के प्रति नहीं आएगी कभी भी, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर जो है आप एक तो आवश्यकता हो जाएगी, पहली तो आवश्यकता जो है हमारे अंदर ज़रूरी है। दूसरी चीज़ में चालक आ जाएगा, ठीक है, और थर्ड नंबर जो हो जाएगा वो आ जाएगा उद्दीपक। तो जैसे आवश्यकता है, तो आवश्यकता के बिना जो है, आवश्यकता अगर नहीं होगी तो अभिप्रेरणा नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगा, ठीक है। और चालक आप स्वयं है, जो उस उद्दीपक को प्राप्त करना चाहता है वह चालक है। और उद्दीपक लक्ष्य के बिना भी जो है अभिप्रेरणा नहीं हो सकती, लक्ष्य के बिना अभिप्रेरणा हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा देखो कि अभिप्रेरणा के ये स्रोत हो गए, 3 स्रोत हैं, आवश्यकता, चालक और उद्दीपक, ठीक है। अच्छा, अभिप्रेरक, इसके बाद जो है नेक्स्ट है अभिप्रेरक। अभिप्रेरक क्या होता है? अभिप्रेरक देखो, जब आवश्यकता, चालक और उद्दीपक तीनों का जो योग होता है, तीनों का जो सम होता है वो आपके अभिप्रेरक होता है। तीनों अभिप्रेरक के अंदर आवश्यकता, चालक और उद्दीपक तीनों जरूरी है, तब वो आपके अभिप्रेरक होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो, जो मनोवैज्ञानिक आए थे, अब्राहम मैस्लो आए थे। तो अब्राहम मैस्लो का देखो, अब्राहम मैस्लो ने क्या बताया है? अब्राहम मैस्लो ने बताया कि जो अभिप्रेरक होता है वो एक जन्मजात होता है और अर्जित किया जा सकता है। अभिप्रेरक होता है एक, इसको ये तो ये जन्मजात भी होता है, ठीक है। किसी के अंदर जो अभिप्रेरक है, कोई अगर अभिप्रेरक है इसके अंदर आवश्यकता भी है, चालक भी है, वो स्वयं खुद है, और उद्दीपक, उसके पास लक्ष्य भी है। ये एक तो जन्मजात होता है, एक अर्जित किया जाता है। एक जन्मजात का मतलब ऐसा होता है यहाँ पे कि जो स्वयं से उत्पन्न होने वाला, जो आपके स्वाभाविक है। स्वाभाविक कैसे होगा कि मान लीजिए आप स्वतः आपके अंदर ये उत्पन्न होता है कि आपको जो है किसी चीज़ को प्राप्त करना है, या आपके अंदर स्वयं अभिप्रेरणा प्रेरित हुई, आपने कहीं पे किसी ने आपको बताया नहीं कि इस प्रकार से आपको करना है। एक जो है कि अर्जित किया जाता है, जब आपको कोई मोटिवेट करता है,
को मोटिवेट कर देगा, तब आप जो है उसके उसके लिए कार्य करेंगे, तब वो जो क्रिया होगी वो अर्जित क्रिया होगी। और यहाँ पे जो है वो जन्मजात होती है, स्वयं से उत्पन्न होने वाली। जो ये मनोवैज्ञानिक आए थे ये भी प्रयोग के हैं अब्राहम मैस्लो। इनके बाद में जो आए थे वो है आपके थॉमसन ने बताया कि जो अभिप्रेरणा जो होती है वो आपके स्वाभाविक होती है और एक कृत्रिम होती है, दोनों प्रकार की होती है। इसके बाद थॉमसन ने क्या बताया है, स्वाभाविक, सेकंड है इसमें कृत्रिम। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी कि जो अभिप्रेरणा जो होती है वो एक तो आपके जो है स्वाभाविक होगी और एक जो है कृत्रिम होगी, दोनों प्रकार की होती है। लगभग दोनों सेम ही है, अर्जित किया जाना या कृत्रिम एक ही बात है, बस इनके शब्दों के फर्क है कि कृत्रिम किसने दिया है, थॉमसन ने दिया है। अर्जित किसने दिया है, अर्जित आपके अब्राहम मैस्लो ने दिया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है गेरिथ ने क्या दिया है ये दिख रहा है यहाँ पे नीचे दिख रहा है, कितना दिख रहा है तुझे? गेरिथ ने ये बताया है कि जो अभिप्रेरक जो है वो जैविक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये जो चीज़ है देखो वापस देख लेते हैं एक बार का। ठीक है, देखो सबसे पहले अभिप्रेरणा के स्रोत, अभिप्रेरणा के स्रोत के अंदर आपके सबसे पहले अभिप्रेरणा कब होगी ये सोचना आपके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। अभिप्रेरणा कब होगी, जब आपके पास आवश्यकता होगी और दूसरा आपके पास लक्ष्य होगा, तब उस करने वाले को क्या बोलेंगे, चालक कहेंगे, जो उस चीज़ को प्राप्त करने वाला है, जिसको आवश्यकता है, जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है वो उसमें चालक होगा। ठीक है, आपकी ज़रूरत आपकी चालक है, आपको वो आपको चलाती है, आपका चालक नहीं है। आपकी जो ज़रूरत है, आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए आपकी जो ज़रूरत है वो आपका चालक है, आप चालक नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा इसके बाद में देखो अभिप्रेरक के अंदर देखो आवश्यकता है, चालक है, उद्दीपक है, तीनों जब एक साथ होते हैं जब तीनों चीज़ है वो एक अभिप्रेरक होता है। अभिप्रेरक के अंदर देखो अब्राहम मैस्लो ने क्या बताया कि अभिप्रेरक जो होता है वो जन्मजात होता है और अर्जित, दोनों प्रकार का होता है, जन्मजात और अर्जित। ठीक है, अच्छा इसके बाद में जो है थॉमसन ने बताया कि जो अभिप्रेरक जो होता है वो आपके स्वाभाविक होता है और कृत्रिम होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है लेकिन इनके नाम की डिफरेंस है, दोनों अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया अपने। ठीक है, इसके बाद में गेरिथ ने बताया जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तीनों प्रकार के जो है अभिप्रेरक होते हैं। तो जैविक भी होगा इसमें, ठीक है, और एक मनोवैज्ञानिक भी होगा जो एक सुव्यवस्थित ढंग से होता है, जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, वो एक मनोवैज्ञानिक है ये। ठीक है, और एक सामाजिक होता है जो हमारे वातावरण के अनुसार होता है, जो हम स्वयं अभिप्रेरित होते हैं, जिसके द्वारा स्वयं हम अभिप्रेरित किसी प्रकार से हो सकते हैं, हम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन अभिप्रेरित तो होते ही हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, फिर देख सकते हैं। ओके, तो साफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट जो है अभिप्रेरणा के सिद्धांत है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है, अब अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। इसमें पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंदर। इसके अंदर देखो
मूल प्रवृत्ति। अब मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या है, देखो सबसे पहले जो शब्द है, जो कॉन्सेप्ट है मूल प्रवृत्ति, इसका जो प्रयोग किया था वो विलियम जेम्स ने किया था। सबसे पहले जो इसका जो संप्रत्यय का प्रयोग, ऐसे बोल सकते हैं संप्रत्यय का, सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो पूर्ण रूप से जो व्यवस्थित सुव्यवस्थित रूप से जो मूल प्रवृत्ति का जो प्रयोग किया था, पूर्ण रूप से, पूर्ण व्यवस्थित रूप से, संप्रत्यय का प्रयोग, इस संप्रत्यय का प्रयोग किया है मैकडूगल ने। ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो देखो ये कब किया था, 1908 में किया था, 1908, इसको भी याद रखना बोले यहाँ पे। पूर्ण रूप से विलियम मैकडूगल एक तो 1908 में किया था, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। ओके, अब देखो मूल प्रवृत्ति के बारे में बता दिया मैंने। मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया था वो विलियम जेम्स ने दिया था सबसे पहले, तो उसके बाद में जो है विलियम मैकडूगल ने दिया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो मूल प्रवृत्ति की जो विशेषताएं देख लेते हैं। मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं जो है, सबसे पहले अचेतन मन से, इसी में देख लो विशेषताएं। इसकी जो विशेषता है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मूल प्रवृत्ति क्या होती है, सभी के अंदर जो स्वाभाविक है, जो जन्मजात होती है, वही मूल प्रवृत्ति होती है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हो जाएगा कि अच्छा, मूल प्रवृत्ति ऐसी चीज़ है जो आप किसी को देखकर भी नहीं बता सकते ऐसे, क्योंकि एक कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जो होता है वो दिखता नहीं है, जिसके अंदर जो दमित इच्छा होती है, जो उसकी जो प्रवृत्ति होती है, वो छिपा लेता है वो। लेकिन जब उसके पास मौका मिलता है, जब उसके पास ऐसा कुछ समय आता है, तब उसकी वो जो दमित इच्छा है, जो मूल प्रवृत्ति है, वो निकल के बाहर आती है उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मूल प्रवृत्ति जो होगी, और वो सब किस में होता है, अचेतन मन में होता है। तो जो मूल प्रवृत्ति है वो अचेतन मन से है। अचेतन मन के अंदर जो है 90% जो स्वभाव है हमारा, वो अचेतन मन के अंदर होता है। जो 10% ही हम जो बाहर दिखता है, जो सिर्फ 10% होता है। जो अचेतन मन जो है वो असंख्य, इस प्रकार से मान लो असंख्य कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। क्यों है, क्योंकि वो दमित इच्छा होती है हमारी, और वो जब निकलती है बाहर तभी पता चलता है। उसके बिना हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो कितना किस तरह से निकल के आती है सामने, ठीक है। तो यहाँ पे जो विशेषता होगी अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति की, वो आपके जो कि वो अचेतन मन से अचेतन मन से है, ठीक है। तो अचेतन मन से, अचेतन मन से, ठीक है। सेकंड क्या होगा इसमें, जन्मजात होगी। जन्मजात तो होनी ही है। मूल प्रवृत्ति ऐसी चीज़ है, और जो अचेतन मन के अंदर जो क्रियाएं होती है, जो हमारे जो स्वभाव होता है, स्वाभाविक इच्छाएं होती है, वो आपके जन्मजात होती है, स्वाभाविक होती है, वो चेंज नहीं होती है, वो वही रहेगी, ठीक है। आप अर्जित नहीं करते हैं उसको, वो आपके अंदर पहले से थे। मान लीजिए कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला है, लड़ाकू है मान लो,
क्लास के अंदर लड़ाकू कोई बच्चा, तो ये उसकी मूल प्रवृत्ति है, उसके अचेतन मन के अंदर ये इच्छा है, तब वो उसके अंदर बार बार ये निकल के बाहर आती है, तब हम उसे लड़ाकू बोलते हैं। कोई शांत स्वभाव का है तो उसकी मूल प्रवृत्ति शांत है, मूल प्रवृत्ति शांत स्वभाव की है, तब वो शांत रहता है। आप कितना भी उसको उस लेवल में ले जाओ, उसको चेंज नहीं होगा, हल्का सा चेंज हो सकता है, बाकी जो उसकी मूल प्रवृत्ति है वो चेंज नहीं होगी। जब उसको वापस मौका मिलेगा तो वापस वो शांत हो जाएगा ऐसे, तो ये चीज़ होती है। अच्छा ये सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक हुई। और मूल प्रवृत्ति का रूप जो होता है, मूल प्रवृत्ति जो होता है सभी कार्यों से अलग होती है। मूल प्रवृत्ति का जो स्वरूप होता है वो सभी जो प्रवृत्तियों से भिन्न होता है, ठीक है। अच्छा, मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है और मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है। हमारी जो आदतें होती है, मान लीजिए किसी की पढ़ने की आदत है, उसने पढ़ने की आदत जो है वो मूल प्रवृत्ति में नहीं थी, उसने जो अर्जित की थी वो, ठीक है। अब जो मूल प्रवृत्ति है, अब उसकी पढ़ने की जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या होगा, चेंज हो सकती है। मान लीजिए उसको ऐसा जो है माहौल नहीं मिला जहाँ पे वो पढ़ाई कर सके, तब उसके अंदर उसकी पढ़ाई नहीं होगी, तब उसकी मूल प्रवृत्ति यहाँ पे बदल जाएगी। अब उसको खेलना कूदना ही पसंद हो गया, तो ये जो है, मान लो कोई पहले बहुत पढ़ता था, पहले वो बहुत इंटेलिजेंट था, और अब जो है वो पढ़ाई नहीं करता, या पहले जो है पढ़ाई नहीं करता था, अब वो पढ़ाई करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है। तो ये क्या था, उसकी मूल प्रवृत्ति नहीं थी। मूल प्रवृत्ति जो है वो बदलती रहती है इसके अंदर, और जैसे वो अभी उसके अंदर जो है पढ़ाई करने की प्रवृत्ति आ गई थी, और पहले जो है वो खेलने कूदने की प्रवृत्ति थी, तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी, परिवर्तनशील होगी, ठीक है। अच्छा, मूल प्रवृत्ति जो है हमारी आदतों से भिन्न होती है। एक हमारी आदत होती है, एक हमारी मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति जिसे आप पूरा नहीं बदल सकते हैं, कितना भी कोशिश कर लें आप उसको पूरा चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ को। और जो आदतें होती है, आदतें आप बदल सकते हैं। आज मान लो आप लेट उठते हैं, कभी आप जल्दी उठते थे, आज जल्दी उठते हैं, कभी लेट उठते थे, ठीक है। ये क्या थी, आपकी आदतें थी जो आपको बदल दिया। अच्छा, एक जो चीज़ होती है कि मूल प्रवृत्ति, अब मूल प्रवृत्ति के अंदर क्या होगा, मान लो आपका स्वभाव हंसना है, बहुत ज़्यादा हंसता रहता है, दिन भर अपनी हाल में मस्त रहता है, अकेले रहता है, अपने आप में मतलब बातें करता है अपने आप से, ठीक है। वो उसकी मूल प्रवृत्ति है, वो उसको चेंज बहुत मुश्किल से, परिवर्तन तो हो सकता है लेकिन काफ़ी कम होता है परिवर्तन, इतना परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये चीज़ है कि मूल प्रवृत्ति जो होगी वो परिवर्तनशील होती है। और एक चीज़ और क्या है इसमें, मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है, ठीक है। ये चीज़ है वापस देख लो एक बार कि जो मूल प्रवृत्ति जो कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय जो है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था, स्टार्टिंग तो विलियम जेम्स ने की थी इसकी, ठीक है। इसके बाद में जो है पूर्ण रूप से जो इसको प्रतिपादित जो किया गया था वो आपके विलियम मैकडूगल ने किया था, 1908 के अंदर किया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो विशेषता है मूल प्रवृत्ति की, वो एक तो अचेतन मन में है, मूल प्रवृत्ति अचेतन मन में होती है, ठीक है। दूसरी ये जन्मजात होती है, सार्वभौमिक होती है, और जिसमें परिवर्तन ला सकते हैं, और ये आदतों से भिन्न होती है, और इसका स्वरूप जो होता है वो अन्य से भिन्न होता है, अन्य प्रवृत्तियों से इसका स्वरूप भिन्न होता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके, तो हाँ, मैंने जो है ना ये लिख रखा है इसमें, देखो कि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो आपके विलियम मैकडूगल ने जो है 14 प्रकार की बताई है मूल प्रवृत्तियाँ, ठीक है। अच्छा, विलियम मैकडूगल की जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ हैं, तो उसके अंदर देखो कि सबसे पहले जो इनकी एक बुक है,
आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये इनकी बुक है। इसके अंदर इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, ठीक है। एक तो ये बुक है विलियम मैकडूगल की। विलियम मैकडूगल की, ठीक है। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ इन्होंने बताई है। तो पहले देखो मैंने लिख रखी, टाइम वेस्ट नहीं हो जाता आपके। देखो पहला है पलायन। पलायन कब होगा? जब आपके अंदर भय होगा, जब आपके अंदर होता है, किसी के अंदर डर होता है। मान लो आपने चोरी कर ली कहीं से, ठीक है। अब चोरी कर ली किसी ने, तो उसके अंदर डर होगा, तो वहाँ से भाग जाएगा, वहाँ से पलायन कर जाएगा जल्दी से, ताकि उसको खतरा रहेगा कि अब किसी को पता नहीं चल जाए, तो वो भय है उसके पास, तो वो पलायन होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी युयुत्सा, किसी के अंदर क्रोधित है, अगर किसी की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति क्रोधित है, गुस्से वाली प्रवृत्ति है, तो उसके अंदर युयुत्सा की प्रवृत्ति है, युद्ध करने की प्रवृत्ति है, युद्ध करने की प्रवृत्ति होती है इसमें, ठीक है। थर्ड जो है निवृत्ति। निवृत्ति घृणा, किसी से हेट करना, किसी से घृणा करना, ये चीज़ होती है निवृत्ति, किसी की मूल प्रवृत्ति होती है इस प्रकार की। संतान की प्राप्ति, ये भी आपकी मूल प्रवृत्ति, हर जो है एक उम्र के बाद संतान की प्राप्ति की एक जो होती है इच्छा होती है, ये वात्सल्य इच्छा तो होती है, ये मूल प्रवृत्ति है आपकी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो शरणागति। शरणागति करुणा। अब इसमें काम, जिज्ञासा, दैन्य, आत्मगौरव और सामूहिकता ये सभी है इसके अंदर। और इनकी जो मूल प्रवृत्ति है और इनके जो संवेग है वो इस प्रकार से हैं कि जैसे ये संवेग, एक तो ध्यान रखना है इसका, जैसे शरणागति है तो इसका संवेग करुणा है, ठीक है। किसी का मान लीजिए काम है तो उसकी कामुकता, ये इसका संवेग है। जिज्ञासा है तो ये आश्चर्य है, आश्चर्य इसका संवेग है। किसी के अंदर मान लो एकदम से जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, तो ये क्या हुआ उसके अंदर अचानक आश्चर्य, ये इसकी मूल प्रवृत्ति है। जो जिज्ञासा होती है हमारी, ये मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है। दैन्य, आत्महीनता, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर किसी के अंदर नहीं होता है तो आत्महीनता की भावना हो जाती है, अपने आप को गलत समझने लग जाता है वो, ठीक है। आत्मगौरव, आत्म स्वाभिमान, अगर किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, तो वो आत्मगौरव, खुद को प्रतिभाशाली, खुद को एक लेवल पर खुद को समझता है वहाँ पे। और एक जो होता है वो किसी को मतलब खुद को भी नहीं समझ पाता, तो वो दूसरों को क्या समझेगा, ठीक है। सामूहिकता, एक जो है सामूहिकता का जो आपका जो संवेग है वो एकांकीपन है। एकांकीपन से सामूहिकता उत्पन्न होती है। ये तो 10 ही हुए, अभी 4 और हैं। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर, विलियम मैकडूगल ने बताई है, ठीक है। ओके, इसके बाद देख लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कितना मिनट हुई? ओके ओके, 11, 12, 13, ये 14 हुए, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे भोजन के लिए जो संवेग है वो भूख है। ओके, तो देखो भोजन के लिए भूख जरूरी है, भूख के बिना जो भोजन जो है आप के अंदर ये मूल प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न होगी भोजन करने की, ठीक है। स्वामित्व है तो संग्रहण है, आपका स्वामित्व और संग्रहण है, स्वामित्व के लिए चीज़ है। ओके, रचनात्मक प्रतिभाव, क्रिएशन होता है, किसी रचनात्मक भाव होता है किसी के अंदर, किसी चीज़ होती है। हास्य, हास्य से होगा आपके आमोद, हास्य और आमोद, ठीक है। तो ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति थी विलियम मैकडूगल के द्वारा, और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इसके अंदर ये दी गई थी, ठीक है। ओके, ये देख लो। ओके, ये साफ कर रहा हूँ मैं। इसके बाद में देखो जो नेक्स्ट है वो अभिप्रेरणा की मांग। अब
अभिप्रेरणा की मांग के अंदर जो है कौन कौन सी हमारी अभिप्रेरणा के लिए मांग है, जो ज़रूरत है कौन कौन सी है, ये चीज़ आती है इसमें। अब्राहम मैस्लो ने 1954 के अंदर दिया था इसको। अब्राहम मैस्लो 1954 के अंदर दिया था, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, ओके। सेकंड, अब्राहम मैस्लो ने जो दिया है आपको, इसके अंदर क्या होता है देखो कि ऐसे समझते हैं 5 प्रकार की मांग हमारे लिए ज़रूरी है, 5 प्रकार की मांग है, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो पहला जो मांग होती है हमारी, वो मांग होगी आपकी शारीरिक मांग। शारीरिक मांग देखो, पहली जो मांग है हमारी शारीरिक मांग है। जो शरीर की जो मांग है, जो हमारे शरीर को जो आवश्यकता है, रोटी पकड़ कपड़ा मकान, जो हमारी आवश्यकता है मुख्य रूप से शरीर की, कपड़ा है, भोजन है, मकान है, जो वातावरण है, वो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये चीज़ होती है पहली मांग हमारी, ये है। अब्राहम मैस्लो ने बताया है पहली मांग ये है हमारी शारीरिक मांग, ठीक है। दूसरी मांग सुरक्षा की मांग। हमारी सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेकंड नंबर पे। इसके बाद आता है आपके समाज की मांग। जो सामाजिक तौर तरीके हैं, सामाजिक जो व्यवहार है, समाज के अंदर उठना बैठना सीखना, जो भी बोलना चलना जो भी है, ये सब हमारी जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट मांग है, ठीक है। इसके बाद में सम्मान की मांग। हमारे आत्मसम्मान, हमारा जो सामाजिक सम्मान है, लोगों के बीच जो सम्मान है, ये हमारी मांग है, ये चौथी मांग है हमारी। और इसके बाद में जो आत्मसिद्धि की मांग, हम सेल्फ जो खुद के अंदर जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसकी भी होनी चाहिए, वह पे 5th नंबर की मांग है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की मांग थी। अब्राहम मैस्लो ने बताया इस मांग को 1954 के अंदर बताई गई थी, ठीक है। इसके बाद में देखो कि ओके, तो अब जो है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है इसके बाद में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, और जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी जल्दी आ जाएगी। और आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर तो हम करते नहीं वीडियो को, तो अगर सब्सक्राइब करोगे तो ये हमको पता चलेगा वीडियो का। ओके, तो थैंक यू सो मच।